यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी, यहाँ पर भले ही बीजेपी की सत्ता आई, परंतु यहाँ के बीजेपी की खासियत ये है, मैं लातूर के हद तक बताता हूँ कि ये कभी हिंदू मुस्लिम दंगे लगाने के पीछे नहीं है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, आप लातूर वाले हैं, पिछले 70 साल में इस शहर में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। आपको भी याद है, जब बाबरी मस्जिद ये हो गई तो मैं और गोमारे ऐसे कुछ वकील लोग, सुल्लाड़ीकर वगैरह, हम समविचारी मित्रों ने 3 दिन तक जयप्रकाश दगड़े, हम मुस्लिम बस्तियों में घूमे, झोपड़ियों में रहने वाले मुस्लिमों से लेकर मतलब अच्छी बिल्डिंग में रहने, और सबको ये बताते कि हम 10 लोग थे कि आप अकेले नहीं हैं, आप घबराइए मत, हम हमारे साथ हैं। यहाँ दंगे नहीं हुए, इसके मूल में यहाँ की लीडरशिप है, यहाँ के व्यापारी हैं और यहाँ का सोचने वाला वर्ग। 37 साल में मेरे जितने भी हजारों विद्यार्थी थे, उनके दिमाग में ये जहर कभी भरने नहीं थे। तो इसलिए यहाँ के, और उधर औरंगाबाद में गोविंद भाई श्राफ, अनंतराव भालेराव, ये सब समाजवादी थे। समाजवादी ने कभी ये कोशिश नहीं की। तो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा था मराठवाड़े का कि ये जहर फैल नहीं सका, परंतु अब स्थितियां बदल रही हैं। सारे हिंदुओं को इकट्ठे लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसका एकमात्र जरिया है कि भाई मुस्लिम और ईसाइयों की नफरत करो, हिंदू एक जगह आ जाएंगे। ये कोशिश चल रही है। तो इसीलिए ये काफी बहुत बड़ी चुनौती है हम सब सोचने वालों के साथ, और ज्यादा जिम्मेदारी बहुसंख्यकों की है, अल्पसंख्यकों की नहीं। और अल्पसंख्यकों को जो है वो डर से बात नहीं करती। मैं कराची गया था, बेनूर सर मेरे साथ थे, बाबा साहब अम्बेडकर पर व्याख्यान दिए, हम 7 दिन वहां थे। वहां से आने के बाद उस्मानाबाद, पुणे आदि जगह पर मेरे व्याख्यान दिए। मैंने कहा मुझे कराची में 7 दिन में उतने दाढ़ी वाले नहीं मिले जितने लातूर में मिल रहे हैं, और ये सब हुआ है बाबरी मस्जिद के बाद। क्या जरूरत थी? मैं मेरे पास आने वाले जवानों को पूछता हूँ, पहले तो मैं क्लास में बोलता था, कोई रेफरेंस हो तो वही, बिना रेफरेंस के नहीं। और मेरा काफी होल्ड था अम्बेडकर विश्वविद्यालय में, हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर एक तो नॉवेल में रखा करता था, जिसका परिणाम होता था मुझे कुछ संस्कार डाल सकता। मैं कहता था कि पाकिस्तान की एक तो लीडर की ने दाढ़ी बढ़ाई थी, आप टीवी देखते हैं, एक तो प्रधानमंत्री ने दाढ़ी बढ़ाई थी। आप क्यों अपनी आइडेंटिटी जाहिर कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं? ये तिलक लगाने का भी जो है बाबरी मस्जिद के बाद तेजी से शुरू हुआ। ये भस्म लिंगायत लगाने का भी शुरू हुआ। तो मैं बसवेश्वर कॉलेज में एक लड़का जो बहुत अच्छा वक्ता था, ये भस्म लगाया था, और वो एकता की बात। मैंने फिर वहां ये मुद्दा है कि हम दहलीज के बाहर निकले कि सिर्फ भारतीय के अलावा कुछ नहीं। दहलीज के अंदर हमारा मजहब है, हमारी जाति है, परंतु दहलीज के बाहर मुझे बुरा ये लग रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन और एक्शन पे चलता है समाज। अगर एक समाज माइनॉरिटी का सब दाढ़ी रख रहे हैं, वेशभूषा ये कर रहे हैं, तो जाहिर है कि दूसरे लोग भी उसकी रिएक्शन देंगे। इसलिए इसकी जरूरत क्या है? तो उस लड़के को मैंने ये कहा कि तुम तो महात्मा बसवेश्वर के अनुयायी हो ना। महात्मा बसवेश्वर ने यही कहा था कि मैं स्टेज पर से कह रहा था, बाद में स्टेज पर आकर उसने कहा कि आज से मैं लगाना बंद करूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। तो हम जहां हैं वहां ये कोशिशें करें। मेरे पास मोहसिन नाम का एक किराएदार रहता था, करीब 100 साल। वो हमारे यहाँ आया, किराया मांगने के लिए आया था। तो सारी बातचीत हुई, तो कुछ दोस्तों को लेकर आया था, तो सब तय हुआ। तो उसके हिंदू दोस्त ने कहा, सर एक बात कहनी रह गई, मोहसिन नाम है और ये मुस्लिम है, आप देंगे क्या? मैं कुछ नहीं बोला। मेरी मिसेस ने कहा, इंसान होना उतना काफी हुआ। तो हम घर के सभी लोग इसी तरह से जीते। तो मुझे बहुत बड़ी, क्योंकि वो भी दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं रखता, उसको पहचानना भी मुश्किल था। ये जो भी तमाशा चल रहा है, ये इसके रिएक्शन होते जाएंगे। बुरा ये लग रहा है। इसके पहले नहीं था, बाबरी मस्जिद के पहले मेरे सैकड़ों छात्र थे
आज भी मैं उनके संपर्क में हूँ। उनमें से कुछ दाढ़ी रखना शुरू की। मैं कि नहीं सर, वो क्या एक खास शब्द लेते हैं, लोगों में जीना है, मुश्किल है तो जीना पड़ता है। पर यहाँ मस्जिद में अगर कोई विस्फोटक भाषण हुआ, उसकी रिपोर्ट मुझे आकर देते हैं, मैंने कहा रिएक्शन। दूसरी बात क्या है कि भारत के 90% मुस्लिम सूफी है ना, परंतु मुस्लिम दहशतवादी जो हैं वो सूफीज्म के कट्टर विरोध में। ये लोग वहां आकर यही भाषण देते हैं, सूफी चादर क्यों चढ़ाते हो, ये क्यों करते हो, आपको भी मालूम है। तो मैं सुनता हूँ रिएक्शन, बोलते रहते सर, हम जाने हमारे, क्योंकि मैं ख्वाजा बंदे नवाज की मजाक पर, मेरे पिता बचपन में ही मुझे पकड़ कर ले जाते थे, हाथ पकड़, बचपन से जाते। शादी होने के बाद मैं जब भी मिसेस को लेकर गया था, एक बार हम वहां जाके आते थे। तो मैं तो उर्दू सीख नहीं पाया, मेरी तमन्ना थी। तो मेरे एक छात्र थे एहसानुल्लाह कादरी, उन्होंने एमए किया, उनको पीएचडी करनी थी, उर्दू जानते थे। मैंने कहा यार तुम हसन गंगू ये ख्वाजा बंदे नवाज की दखनी काव्य पर करो। उनका सारा दखनी काव्य फारसी लिपि में, उसको नागरिक लिपि में उन्होंने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। ख्वाजा बंदे नवाज दिल्ली से जैसे जैसे निकले, जहां जहां गए उन सभी जगह पर जाकर आए। बहुत मेहनत की, बहुत खूबसूरत थीसिस उन्होंने दी। वो थीसिस छप गई हिंदी में, बाद में उर्दू में छप गई। वो आज भी ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के उर्स में स्टॉल पर बिकती है। तो एक कमिटमेंट के तौर पर हम काम करते रहे और ये होता रहा। ये सब है यादें कि यहाँ जो बस्ती बनी, यहाँ जो बिल्डिंगें बनी, आलीशान से लेकर छोटे तक, उनकी बहुत कम है। जो मूल लातूर के, वो सब पुराने लातूर की गलियों में, छोटे मकानों में अभी भी जीते। जो बाहर से आए वो एक तो शिक्षा के कारण आए, क्योंकि जेएम वाघमारे और कन्हैयालाल पुरोहित, इन दोनों ने जिद से इस पूरे शहर का शैक्षिक वातावरण बदल दिया। इन दोनों को ही श्रेय चला जाता है ना। साइंस कॉलेज में उन्होंने जी जान से काम किया और जेएम वाघमारे ने यहाँ काम किया। तो ये दो ही कॉलेज का नाम लिया जाता है विश्वेश्वर में, जिससे सारे महाराष्ट्र की नजर इस पर आई और यहाँ बाहर से आए। अधिकांश ऑफिसर मैट्रिक होने के बाद लातूर ट्रांसफर मांगते। ये विलासराव ने मुझे कहा, और लातूर ट्रांसफर मांगे, लड़का मेडिकल इंजीनियरिंग को गया और वो रिटायरमेंट को आए, यहाँ प्लॉट लेके मकान बनाते। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। तो यहाँ के जो लोग हैं वो आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं कर सके। मारवाड़ी ने किया, मारवाड़ी ने ये किया कि उनकी जो बस्ती थी गली में, एक पूरी मारवाड़ी गली है, उन्होंने वो वहां से शिफ्ट हो गए और अलग अलग जगह पर बंगले बांधे पड़े रहने लगे। कुछ ने उसी को रेनोवेशन किया और आलीशान बंगले बनाए। ये हुआ। लिंगायत जो वहां थे, जो समृद्ध लिंगायत थे, वो भी बाहर आए, उन्होंने भी अपने अपने मकान बनाए। वकील लोग बाहर आए, जैसे मैं वाजपेयी के घर पर पुराने जाता था और एक अग्रवाल वकील थे पुरानी, उन्होंने सब बंगले इधर बांधे। तो अमीर लोग तो शिफ्ट हो गए, बाहर से बहुत आए। जो अमीर किसान थे उन्होंने यहाँ बंगले बनाए। तो ये सब हुआ है बाहर के लोगों। इसलिए मैंने बहुत पहले लातूर की मराठी पर एक बड़ा मजेदार लेख लिखा था कि लेबर कॉलोनी, ये नांदेड़ नाका की मराठी का स्वरूप क्या है, उसके सेंटेंसेस। पुरानी लातूर की मराठी का स्वरूप क्या है, बीच की लातूर का स्वरूप क्या है, और जैसे ही आप शिवाजी चौक के दोनों ओर जाएंगे उसकी मराठी का क्या स्वरूप है। यहाँ अंबाजोगाई रोड और औसा रोड पर जाएंगे ना, तो मराठी में अंग्रेजी के शब्द बहुत आपको उधर नहीं मिले। तो ये लैंग्वेज कल्चर होती है, इसलिए हर गली की भाषा अलग होती है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है और मैं इस पर लगातार काम करते रहा हूँ, लिखते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ। वैसे तो आदमी की भी मजहब नहीं होती है, परंतु मजहब उस पर थोपा जाता है कि नहीं। इस पर पुराने राजाओं ने बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं। मतलब बच्चे को लाकर अकबर ने बड़े किए हैं कि उस बच्चे को ऐसी जगह रखा जाए किसी भी मजहब के संस्कार में, ये आपको मालूम होगा। तो ऐसा तो हमेशा होता रहा है, उसकी पूंजी नहीं करनी चाहिए, है ना। जब दंगे होते हैं तब आंकड़े आते हैं ना कि भाई इतने मुस्लिम, तो हमारे हिंदी के लेखक ने कविता में कहा ये मरे हुए आदमी की मजहब क्या होती है। आप कह दीजिए ना 200 लोग मारे गए, उसमें कुछ हिंदू थे, ये इसकी क्या लाश का कोई मजहब होता है क्या? ये तो नफरत फैलाने के लिए आप कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या जरूरत है इसकी? पर प्रेस कर रहा है, कितनी बार प्रेस को कहा गया, कर रहा है, क्या करें। पहले तो कोरोना जब शुरू हुआ ना, तब ये विकृत दिमाग के प्रेस ने ये कहना शुरू किया था ना ये मुस्लिमों से। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिल्लाया, फिर अब मजहब भी नहीं दे रहे, जाति भी नहीं दे रहे, नाम भी नहीं दे रहे। नाम भी नहीं देना है, क्योंकि नाम देंगे, मोहल्ला देंगे तो अड़ोस पड़ोस के लोग उसको बहिष्कार कर देंगे ना। ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो लोगों के समझ में नहीं आता, कर रहे हैं कुछ भी। मुझे अभी भी लगता है क्या क्या जरूरत है, इतने मारे गए, उतने मारे गए बस है। दंगों से इंसान कितने मर गए इसको बताइए ना। ये इतना जो भी एक विवेक होना चाहिए वो हमारे में नहीं। अब तो बढ़ गया है, अब तो सारे रेफरेंस ही बदल गए। 47 के बाद नेहरू, गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी तक जो एक मेंटेलिटी इस देश की बनाई आम आदमी की, वो सब इस आदमी ने धो दिया। और बाबरी मस्जिद ने तो सब धो दिया। अब हम फिर से कैसे लौटेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है पॉलिटिशियन के सामने और इंटेलेक्चुअल्स के सामने, जर्नलिज्म के सामने। मुझे से का दुख ये है कि आज जो भी मेंटेलिटी बन रही है वो टीवी से बन रही है, और टीवी इसको बदलने में तैयार नहीं। कितने हिंदू देवी देवताओं की सीरीज आप लाए, क्या जरूरत थी? एक रामायण महाभारत आया, बस हुआ, खत्म हो गया।